नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से एक बार पुनः आपके सामने एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लेकिन हर आविष्कार चमत्कार समाज के लिए, मानव जन कल्याण के लिए उपयोगी हो, यह हम नहीं कह सकते। मित्रों, आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे, जिसका विश्लेषण हम करेंगे, उस पर विवाद भी हो रहा है, परंतु यह विषय बहुत ही अनादिकाल से चला आ रहा है। मित्रों, शिक्षा यानी अपने आप को जानना, अपना सर्वांगीण विकास करना, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना, संस्कार का परिमार्जन करना, यह शिक्षा का उद्देश्य होता है। परंतु धीरे धीरे समय काल गति के बाद शिक्षा में निरंतर अनुप्रयोग अनुसंधान हुए और तकनीकी की सहायता से शिक्षा को सुदूर गांवों तक और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा इसी क्षेत्र का एक नया आयाम रहा। इसका उपयोग 1990 के बाद डिस्टेंस एजुकेशन के लिए विदेशों की तर्ज पर किया गया और इसका लाभ भी मिला। और प्रतियोगी परीक्षाओं में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में वे छात्र जो गांव में रहते थे, उनको भी कहीं न कहीं इसका लाभ मिला। लेकिन मित्रों, क्या यह कोई सोच सकता है कि 30 वर्ष बाद यह ऑनलाइन शिक्षा पूरी तरह से 100% शिक्षा के क्षेत्र में बदल जाएगी? नहीं मित्रों, यह सहज भी नहीं है, यह सरल भी नहीं है। लेकिन यह कोरोना नामक एक वैश्विक बीमारी के कारण हुआ और आज जब हम बात कर रहे हैं, पूरा विश्व, पूरा देश एक शिक्षा के क्षेत्र से अगर बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा पर डिपेंड हो गया है। परंतु इसके साथ ही विवाद, संवाद और विचार विमर्श भी उत्पन्न हो गया है मित्रों, कि क्या ऑनलाइन शिक्षा दशा और दिशा जो इस आज का विषय है, और क्या ऑनलाइन शिक्षा हमारे बेसिक एजुकेशन का विकल्प है? इस पर हम विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, शिक्षा गुरुकुल परंपरा से लेकर के आज तक एक द्विगामी सहज संप्रेषण प्रक्रिया है जो छात्र और शिक्षकों के बीच में होती है, जहाँ पर बालक सीखता है श्रवण के द्वारा, पठन के द्वारा, दृष्टिगत के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, घ्राणेंद्रियों के द्वारा, सभी प्रकार के सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुप्रयोग के द्वारा वह इस सृष्टि जगत को जानने का प्रयास करके विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को समझता है और उससे उसका लाभ होता है। अब मित्रों, जब ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं, इसके बारे में हम विचार करें कि नहीं करें, इस पर हम अगर देखते हैं तो विकल्प के तौर पे थोड़ी बहुत शिक्षा आज ये अपनाई जा रही है और विकल्प के तौर पे शिक्षा अपनाने के बाद हम देख रहे हैं कि यह शिक्षा कितना लाभकारी हो रही है। इसको लेकर के बहस छिड़ी हुई है। इसके बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं। कोरोना काल में बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए उनको घर पे ही कहीं आना जाना नहीं पड़े, समय की बचत हो गई। घर पे ही बच्चों ने बैठ के होमवर्क करना शुरू कर दिया, माता पिता के सानिध्य में बैठ कर के काम कर रहे हैं और एक डिजिटल जो आपका माध्यम है, उसे चित्रात्मक, दृश्यात्मक सारे प्रकार के आयाम के द्वारा वे सीख पाते हैं। परंतु क्या यह वास्तव में हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है उसका विकल्प बन सकता है और इसके क्या नुकसान होने वाले हैं? तो दूसरी तरफ हम देखें तो अचानक अभिभावकों के ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ आ गया। एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे लैपटॉप हो, चाहे टैब हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट का खर्च हो, ये सारे अनायास, और वहाँ तो और भी जहाँ पर परिवार में 2-3 बच्चे हैं। दूसरी बात, क्या हमारे शिक्षकों का प्रभाव बच्चों के ऊपर इस प्रकार से हो पाएगा? क्या जो गूगल मीट है, जो जूम है, जो विभिन्न प्रकार के ऐप्स हैं, वो आने वाले समय में इस शिक्षा का दोहन नहीं करेंगे? क्या कहीं
इंटरनेट बैंकिंग, क्या कहीं ऑनलाइन बिजनेस के द्वारा यह हमारे पारंपरिक शिक्षा को बड़े बड़े सेक्टर इस क्षेत्र में उतर करके निगल तो नहीं जाएंगे। आज बेरोजगारी की समस्या कितनी बढ़ी हुई है। पारंपरिक शिक्षा नहीं होने से तमाम शिक्षक अपने घरों पर बैठे हुए हैं, उनकी भी चिंता जायज़ है। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम भारत को इसका विकल्प मान करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ें या इंतजार करें कि कोरोना संकट समाप्त हो और फिर हमारे जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, स्कूल है, वहाँ पर बच्चों की शोर गूंजे, वहाँ पर वही पठन पाठन प्रक्रिया शुरू हो। मित्रों, कई बच्चों से मिलने या उनसे संपर्क करने के बाद एक शिक्षक होने के नाते जो हमारा सर्वे हुआ और एक विश्लेषण की बात सामने आई। कई बच्चों ने कहा कि अच्छा है, मोबाइल से पढ़ाई करने से बच्चों को किसी प्रकार का डर नहीं है, गुरुजी पिटाई भी नहीं कर सकते, मोबाइल फ़ोन फेंक के तो मार नहीं सकते। इस प्रकार के एक हास्यास्पद, एक मजाकिया विषय भी सामने आए। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो मोबाइल पर पढ़ाने से, टैब पर पढ़ाने से हमारा वह ज्ञान नहीं हो सकता उस प्रकार से जो शिक्षक सर्वांगीण विकास कर पाता था। खास करके साइंस के, विज्ञान के क्षेत्रों में जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग होते थे, जो वस्तुओं को सूंघ करके, जो वस्तुओं को दिखा करके और उनको सिखाया जाता था, वह ऑनलाइन शिक्षा में संभव नहीं है। दूसरी प्रकार देखें अगर तो शैक्षणिक गतिविधियाँ, समन्वय का विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक शिक्षा, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन शिक्षा में संभव नहीं है। और इससे बच्चों में एक प्रकार का भय का वातावरण भी, थोड़ा बहुत अपनी वो पीछे बातचीत भी कर सकते हैं, कई बार ये भी देखने में आता है। माता पिता का सबसे बड़ा समय जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, अगर मान लीजिए किसी के घर में माता पिता कामकाजी हैं, ग्रामीण क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो वो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे बैठ करके उनका होमवर्क करवाएंगे, कैसे पढ़वाएंगे। और जिस भारत देश में दूर में तक लाइट तक नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी पुअर है कि हम इसको फेस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप सा हो गया है, आधी बात सुनाई देती है, आधी बात सुनाई नहीं देती है। तो इससे शिक्षा का जो एक संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण के द्वारा गुरु द्वारा वह ज्ञान उसमें संप्रेषित किया जाता था, मेरे विचार से वह उस प्रकार का नहीं हो पा रहा है जिससे होना चाहिए। हाँ, संकट में हम कहते हैं कि विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इसलिए एक थोड़े समय के लिए मान करके कि ठीक है ऐसा हो सकता है और इसको काम चलाया जा सकता है, इसलिए बहुत अधिक इस पर विचार करके और अभिभावकों द्वारा भी कई प्रकार की बातें सामने आती हैं कि ऑनलाइन शिक्षा सिर्फ फीस के लिए ली जाती है। ये भी ठीक नहीं है। आखिर में वो घर पे बैठ के बच्चे क्या करेंगे, उनका भी समय, क्योंकि बच्चों में ऊर्जा होती है। आज महाविद्यालय के बहुत सारे छात्र छात्राओं के हमारे पास फ़ोन आते हैं, वो लालायित हैं, वह कॉलेज स्कूल आने के लिए पूरी तरह से एक तरह से लालायित हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक काम होता है। महाविद्यालय, विद्यालय परिसर की एक अपनी गरिमा होती है और वहीं से उनका सतत विकास होता है। इस प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। उसी तरफ कुछ बच्चों का कहना है ठीक है, माता पिता के सानिध्य में बच्चे अपना होमवर्क कर लेते हैं। कुछ बच्चों का क्लास के अंदर हेजिटेशन होता है, वो प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, जबकि ऑनलाइन वह प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यह बात भी ठीक है, परंतु इतने होने के बावजूद भी भारत में जहाँ राजकीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय सुदूर ढाणियों में, गाँव में, जहाँ बच्चे पैदल चल के जाते हैं, मेरे हिसाब से यह डिजिटल शिक्षा एक सीमित लाभ के लिए, एक सीमित समय के लिए तो संभव है, परंतु यह पूरी तरह से पारंपरिक शिक्षा के साथ जुड़ जाएगी और इसका स्थान ले लेगी, मेरे विचार से अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और ऑनलाइन शिक्षा से एक चारित्रिक विकास पर भी बहस हो रहा है। गाँव के कई लोगों ने कहा कि जब बच्चे टैब के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बिगड़ने की संभावना है। देखिए, हम अपने बच्चों को अगर संस्कार देंगे तो हमारे मोबाइल पर कहीं पर भी बहुत कुछ है, हमें क्या देखना है यह हमारे बच्चों को तय करना होगा और इसमें हमारा भी योगदान होगा, क्योंकि हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। तो इसका उपयोग और दुरुपयोग ये हमें भी तय करना होगा। दूसरी तरफ
कुछ विशेषज्ञ कोई शिक्षाविदों की, डॉक्टरों की सलाह है कि बच्चों के, छोटे बच्चों के खास करके बहुत 5 घंटे 7 घंटे तक टेलीविज़न या मोबाइल देखने से, डिजिटल शिक्षा लेने से उनकी आँखों के ऊपर उनके मानसिक तनाव का कारण भी बन रहा है। उनमें एक तरह से तनाव, अवसाद और अभिभावकों का भी समय ज़ाया हो रहा है। यह एक इसका नकारात्मक पहलू है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और एक स्पर्धा का भाव जो स्कूल के अंदर होता है, बच्चों में सामूहिक बैठ करके पढ़ते हैं, एक कंपटीशन का भाव होता है, एक संवेदनशीलता उनके अंदर जागृत होती है, वह ऑनलाइन शिक्षा में नहीं हो सकती। ऑनलाइन शिक्षा एक डाटाबेस संज्ञान, एक डाटाबेस ज्ञान हमारे मस्तिष्क में भरा जा सकता है और जिस प्रकार से लोग रट करके आज अधिकारी बन रहे हैं, जिस प्रकार से अनुसंधान कम हो रहे हैं, वह दृष्टि से देखा जाए और ख़ास करके मैं अगर सकारात्मक पहलू की बात करूं तो IAS है, RAS है, नीट है, PET है और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगितात्मक जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी के लिए जो मैच्योर बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा ठीक है, वो अपना सदुपयोग के साथ साथ समय के साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में जहाँ उनका एक कहते हैं कि छोटे बच्चे का जो हृदय होता है कोरे कागज के समान होता है, उस पर शिक्षक अंकित करता है संवेदना के द्वारा, तुलिका के द्वारा, कविता के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, खेल कूद के माध्यम के द्वारा, कृषि कार्यात्मक प्रयोग के द्वारा उनका एक सर्वांगीण विकास, समाज को जानने का विकास। यह जो हमारी पारंपरिक शिक्षा थी, हमारे गुरुकुल परंपरा की शिक्षा थी, वह कतई भी ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। और विद्यालय में जाना ही, महाविद्यालय में जाना ही गुरुओं के सानिध्य में, गुरुओं के थोड़े बहुत भय के साथ, उनके प्रेम स्नेह के साथ ही एक विद्यार्थी तैयार हो सकता है जो इस समाज का, जो इस देश का, राष्ट्र का एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति बन सके, एक संपूर्ण मानव बन सके। और वह शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है, व्यक्तित्व का परिमार्जन करना और संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण विकास के द्वारा वह अपने शिक्षा को धीरे धीरे रूपांतरित करके, परिवर्तित करके सभी लोगों तक पहुंचाए। यह जो हमारा व्यापक फलक शिक्षा देने का है, वह ऑनलाइन शिक्षा से संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन शिक्षा का विरोधी हूँ। हम सब लोग स्कूल में कम से कम इसका प्रयोग कर रहे हैं और 1 महीने 2 महीने जब तक यह शिक्षा है, लेकिन इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि यह कब तक चलाना है, कितना चलाना है और इसका सीमित उपयोग के द्वारा, नहीं तो उसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। जिस देश में, भारत देश में बेरोजगारी की भारी समस्या है, वहाँ कहीं ये वास्तव में ऑनलाइन अमेजन की तरह से और ऑनलाइन बड़े बड़े लोग शिक्षा जगत में आकर के और घरों से ही विद्यालय महाविद्यालय अगर चलाने लग गए तो कंपटीशन के दौर में हमारे छोटे छोटे विद्यालय, छोटे छोटे महाविद्यालय और छोटे छोटे जो हमारे गांव के अभिभावक हैं जो कम पूंजी में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए संकट भी उत्पन्न हो सकता है। तो मित्रों, आज का जो विषय है आपको कैसा लगा, निश्चित रूप से इसमें कमेंट करें और इसको लाइक करें। मित्रों, आप सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप तक विचार हमारा पहुँचे। और मैं अपनी बात को यहीं से अब समाप्त करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से गुरु शिष्य परंपरा हमारी आदिकालीन परंपरा है, जहाँ राम और वशिष्ठ, द्रोणाचार्य और अर्जुन के जैसे गुरु और शिष्य की परंपरा रही है, परशुराम और कर्ण की परंपरा रही है, जिसमें मानव का संपूर्ण विकास, जिसमें व्यक्तित्व का विकास, जिसमें संवेदना का विकास होता रहा है। और वही एक शिक्षा का अंतिम आयाम रहेगा, वही टूल्स के रूप में रहेगा। बाकी सारे जो ये टूल्स हैं, शिक्षा के तकनीकी हैं, वह सिर्फ एक विकल्प के तौर पे सीमित समय तक ही हो सकते हैं। इस पर विचार करते हुए एक समायोजन करें और किसी प्रकार का विवाद न करते हुए अभिभावक, संचालक, शिक्षक सभी मिलकर के एक संकट के समय इस ऑनलाइन शिक्षा का एक उपयोग भी लें ताकि हमारा समय भी खराब नहीं हो। और जैसे ही हमारे संस्थान खुलें, उस पारंपरिक शिक्षा में आकर के पुनः आनंद के साथ वही गौरवमयी शिक्षा, वही गुरु परंपरा की शिक्षा, वही समन्वय की शिक्षा, वही शैक्षणिक शिक्षा का पूरी तरह से हम आनंद लें।
यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारी सफलता का एक मूल मंत्र भी होगा मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये बात सुनी और आप इसमें विश्लेषण करके, सोच करके, विचार करके इसमें हम सहयोग भी करें। नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं में से हमें क्या सार को सही गही रहे थोथा दे उड़ाए, यह जो हमारा चिंतन है, हमारा जो राष्ट्र का चिंतन है, जिससे राष्ट्र का भला हो, जिससे व्यक्ति का भला हो, जिससे समाज का भला हो, इसी प्रकार की शिक्षा हमारे यहाँ चलती रही है, आगे भी चलेगी। यही मेरा मंतव्य है, यही आपका भी मेरे हिसाब से सोचना होगा। तो आइए इस पर आगे बढ़ें और ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा पर बहुत अधिक चिंतन मनन करते हुए और विचार विमर्श करते हुए, विवाद न करते हुए थोड़े बहुत हम मिल करके और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।